हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज गुप्ता एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अपलिफ्ट फिजिक्स। इस वीडियो में हम हमारे मैकेनिक्स सीरीज के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिए। अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन सिंसियरली कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा जा रहा है अ डिस्क ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस r इज जेंटली प्लेस्ड ऑन अनदर डिस्क ऑफ मास 2m एंड रेडियस स्मॉल r। द डिस्क ऑफ मास 2m इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इनिशियली। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो डिस्क है m और 2m मास के, इनका रेडियस इक्वल है स्मॉल r। एक रेस्ट पर है और दूसरा ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट है ना, ये वर्टिकल में आपको प्रोवाइडेड है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डिस्क इज प्लेस्ड सच दैट द एक्सिस ऑफ बोथ आर कोइंसिडेंट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ओके, तो कह रहा है एज्यूम दैट द प्रेशर ऑन द डिस्क इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कहना चाह रहा है कि जब आप डिस्क को दूसरे डिस्क पे रख देंगे तो जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ओमेगा व्हेन बोथ डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। तो एक तो आपको ओमेगा बताना है जब ये दोनों डिस्क एक साथ सेम ओमेगा से रोटेट करने लग जाएंगे, मतलब उस टाइम पे इनके बीच में स्लिपिंग बंद हो जाएगी। सेकेंड पार्ट आपको बताना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस है। और थर्ड आपको बताना है टाइम इलैप्स्ड, मतलब जब ये एक साथ घूमने लग जाएंगे तो इनिशियल सिचुएशन से फाइनल सिचुएशन तक आने में कितना टाइम इलैप्स होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या प्रोवाइडेड है कि हमें एक डिस्क दिया हुआ है। इस डिस्क का रेडियस स्मॉल आर है और इसका मास स्मॉल m है और ये रेस्ट पर है। और दूसरा एक्सिस जो है, दूसरे डिस्क का एक्सिस वो इसी के साथ कोइंसाइडिंग ही रखना है हमें। इसका रेडियस r है और मास 2m है। ठीक है, अब हम इस डिस्क को इसके ऊपर रख रहे हैं और ये जो हमारा नीचे वाला डिस्क है ये ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से इनिशियली रोटेट कर रहा है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इस डिस्क को इस डिस्क के ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला डिस्क रोटेट कर रहा है, तो नीचे वाला डिस्क रोटेट कर रहा है और ऊपर वाला रेस्ट पर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी नीचे वाले डिस्क का पॉइंट और ऊपर वाले डिस्क के पॉइंट की अगर हम बात करें तो उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा और वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो क्या होगा, दोनों डिस्क के बीच में स्लाइडिंग आएगी और दोनों डिस्क के बीच में स्लाइडिंग होने का मतलब है कि वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, अगर अभी हम सिंपल वे में बात करें तो ये ऊपर वाले डिस्क को रोटेट कराना शुरू करेगा और नीचे वाले डिस्क की अगर हम बात करें उसको ये रिटार्ड करेगा। और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि ये दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होने लग जाएंगे। ठीक है, जब हमने क्या किया, इसको इसके ऊपर रख दिया, तो रखने के बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि फाइनली एक कंडीशन आ गई है कि हमारे दोनों डिस्क एक साथ रोटेट होने लगते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर ली है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन ये है और फाइनल कंडीशन ये है हमारे पास। तो देखिए अब क्या होगा कि जब आप इनको कनेक्ट कर देंगे तो हमें पता है कि इनके बीच में जो स्लिपिंग हो रही है तो वहां पर जो फ्रिक्शन किसी भी पॉइंट पे लगेगा वो एक के ऊपर इधर लगेगा तो दूसरे के ऊपर पीछे की तरफ लगेगा। मतलब कहने का ये है कि वहां पर जो फ्रिक्शन होगा वो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट उस फ्रिक्शन के टॉर्क की बात करें तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर है और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो वो टॉर्क क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है कि इनका वेट होगा और आपको पता है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इनके एक्सिस पर ही है। तो आपको पता है कि वेट का हम जब टॉर्क एस्टिमेट करते हैं तो उसको हम कहां पर अप्लाई करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। तो दोनों का एक्सिस और सेंटर ऑफ मास सेम लाइन के ऊपर ही है तो इनके वेट का भी कोई टॉर्क नहीं आएगा। और हमें पता है कि जब हम किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो की बात करते हैं तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कितना है और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वो
पहले वाले डिस्क का तो 0 है क्योंकि ये डिस्क रेस्ट पर है, और जो सेकंड डिस्क है उसका एंगुलर मोमेंटम, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है ये प्योर रोटेशन में है, तो आप आई ओमेगा यूज कर सकते हो अबाउट द एक्सिस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट हम कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज अबाउट एक्सिस, ठीक है। तो 0 प्लस हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर इसका मास 2m है, दैट इज इक्वल्स टू, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन देखना चाहें तो जिस डायरेक्शन में इसका ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में ये इसका एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये इस तरफ है तो फिर इस डायरेक्शन में आएगा इसका एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू, फाइनली इन दोनों का ओमेगा सेम हो गया है, तो आपको पता है सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो पहले वाले डिस्क का है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहां से हम इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एस्टिमेट करेंगे, दैट वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे मेरे पास आ जाएगा कि फाइनली ये किस कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट, और जो इनिशियली आपका ओमेगा नॉट की डायरेक्शन होगी वही फाइनली ओमेगा की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब ओमेगा उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में हमारा ओमेगा नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2/3 ओमेगा नॉट। ये इजी है, इसको सॉल्व करना कोई खास बात नहीं है, जब हम टाइम एस्टिमेट करेंगे तो थोड़ा ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए हम एस्टिमेट कर रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Change in kinetic energy will be your kinetic energy final minus of kinetic energy initial, ठीक है। तो फाइनल ये कंडीशन है और इनिशियल ये कंडीशन है, तो डेल्टा के हमारे पास कितना आएगा, दैट इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो पहले वाले डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 और दूसरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके। और आपको पता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई हमारे पास कितना होगा 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा के आएगा, इसको एस्टिमेट करते हैं और यहाँ से पता लगाएंगे कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा के दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दिस इज योर 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है आपके पास 2 ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, उससे हम इसका लॉस एस्टिमेट कर लेंगे। तो डेल्टा के मेरे पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस ऑफ एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज योर 1/3 माइनस 1/2 दैट इज 1/6, योर डेल्टा के इक्वल्स टू माइनस 1/6 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ये नेगेटिव आ रही है, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ से जो लॉस आएगा, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी that is equals to magnitude of delta k, and this value is your 1/6 mr square omega नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एस्टिमेट कर सकते हैं।
अगर आप ये एनालाइज करना चाहें, सपोज इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया होता कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो आप सिस्टम पर क्या अप्लाई कर देते थे कि आप सिस्टम पे अप्लाई कर देते वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के, और यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन का ही वर्क हो रहा है, तो ये जो डेल्टा के आ रहा है ना, यही वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम टाइम एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दोनों डिस्क हैं इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसकी वजह से आपको क्या करना है, किसी भी एक पे टॉर्क एस्टिमेट करना है, और वो टॉर्क क्या करेगा कि एक डिस्क को एंगुलरली एक्सेलरेट करेगा और दूसरे डिस्क को एंगुलरली रिटार्ड करेगा। ठीक है, तो हमें उस टॉर्क को एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो डिस्क है, ये हमारा जो डिस्क है मैंने मान लिया ये वो डिस्क है जो रेस्ट पर है, और ये दूसरा डिस्क है जो ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन इस तरह से है कि जो हमारा रेस्ट वाला डिस्क है वो ऐसे है, और यहाँ पर ये दूसरा डिस्क है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो नीचे वाला डिस्क जो रोटेट हो रहा था उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्क को लाके रख रहे हैं। तो देखो जब इस डिस्क को हम लाके रखेंगे तो क्या होगा, ये जो डिस्क है इसके ऊपर अगर हम टोटल बात करें तो इसके ऊपर टोटल नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ लगेगा, और इसका जो वेट है वो mg वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगा, पूरे सरफेस पे कांटेक्ट है तो पूरे सरफेस के थ्रू आएगा ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कितना होगा, ये mg के इक्वल होगा, तो n इक्वल्स टू हमारे पास mg है और इसका रेडियस स्मॉल r है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ऊपर वाले और नीचे वाले डिस्क को जब हम एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर हम इस डिस्क के किसी भी यूनिट एरिया पे बात करें कि वहां पर नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स कितना होगा, तो वहां पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम अगर प्रेशर एस्टिमेट कर लें तो दैट प्रेशर इज योर नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उस डिस्क का पूरा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज n बाय पाई आर स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज योर mg डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यूटिलिटी है यहाँ पर। तो देखिए अब क्या होगा, तो इंटरेस्टिंग चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। आप ऐसे समझना, ये वाला डिस्क ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला डिस्क है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिस्क को इसके ऊपर रख दे रहा हूँ, तो इसके ऊपर रखने से क्या होगा, ये ऊपर वाला डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अगर आप इस डिस्क के किसी भी पॉइंट के वेलोसिटी की बात करें, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है यहां से किसी x डिस्टेंस पर, ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, एज पर सर्कुलर मोशन इसकी वेलोसिटी ओमेगा x इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये जो ओमेगा एक्स वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये यहां पर कांटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कांटेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये रेस्ट पर है और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है ओमेगा एक्स, तो क्या होगा, इसके ऊपर वाला जो डिस्क का पॉइंट है वो इधर नीचे की तरफ रिलेटिव वेलोसिटी रखेगा। तो ये तो रेस्ट पर है और आगे वाला ओमेगा एक्स से नीचे जा रहा है, तो इस आगे वाले पे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो आगे वाला डिस्क है इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, और जो पीछे वाला डिस्क है उसके ऊपर लगेगा फ्रिक्शन नीचे की तरफ। तो अगर हम इस डिस्क पे बात करें तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ करेगा, जबकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से सपोज इसका कोई और पॉइंट ले लीजिए आप, ये वाला पॉइंट, तो आपको पता है इस तरह से घूमने के करस्पॉन्डिंग इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी कुछ ओमेगा एक्स। तो अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है और पीछे वाला रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी आगे है, तो इस पर फोर्स पीछे लगेगा और पीछे वाले पे फोर्स आगे लगेगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इसके ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो अगर आप एक्सिस के अबाउट देखिए तो ये जो फ्रिक्शन आ रहे हैं ना, ये फ्रिक्शन इसको ऐसे रोटेट करना चाहिए। आप देख सकते हो ऐसे R क्रॉस F,
आर क्रॉस एफ, ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखिए आर क्रॉस एफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी, तो ये ओमेगा नॉट को डिक्रीज करेगा, यानी ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी को तो डिक्रीज करेगा और इसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ये होगा कि ये थोड़ी सी एंगुलर वेलोसिटी गेन कर जाएगा, ये थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। लेकिन जब तक इसका ओमेगा ज्यादा है और इसका ओमेगा कम है, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि पीछे वाले के रेस्पेक्ट में आगे वाला, जैसे मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसका ये वाला पॉइंट कुछ वेलोसिटी नीचे की तरफ गेन कर चुका है dt टाइम के बाद, और इसने कुछ वेलोसिटी डिक्रीज की, लेकिन अगर इसकी ज्यादा है और इसकी कम है तो अगेन फ्रिक्शन इसके ऊपर की तरफ आएगा और इसके ऊपर फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा। तो जब तक ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिपिंग बंद नहीं करते तब तक इनके ऊपर फ्रिक्शन इसी तरह से एक्ट करता रहेगा। वो फ्रिक्शन जो है उसका टॉर्क दोनों के ऊपर हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उस टॉर्क से कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो इसके ओमेगा को कम करेगा और इसके ओमेगा को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो ये फ्रिक्शन है उसकी वजह से लगने वाला टॉर्क एस्टिमेट कर रहा हूँ। ये जो मैंने व्हाइट कलर से शो किया है ये हमारा डिस्क है। इस डिस्क के सेंटर से मैंने x डिस्टेंस पर जाके एक सर्कुलर कट लगाया और दूसरा कट x प्लस dx डिस्टेंस पे लगाया। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास एक स्मॉल विड्थ dx का ये आपके पास एरिया सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको पता है एक डिस्क पे दूसरा डिस्क स्लिप कर रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट किया, इस एलिमेंट के ऊपर, यहाँ पे ये स्मॉल एरिया है। ठीक है, इस स्मॉल एरिया के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, मैंने कहा कि ये फ्रिक्शन df है। तो ये जो आप फ्रिक्शन देख रहे हैं ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, कितनी वैल्यू का होगा, तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है, म्यू इंटू यहाँ पर कितना नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये म्यू इंटू dn के इक्वल है। अब ये dn कितना है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि जब इसके ऊपर रखा गया है तो प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो टोटल n है वो mg के इक्वल है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना आ रहा है, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस dA एरिया पर कितना नॉर्मल रिएक्शन है, तो दैट dn इक्वल्स टू योर प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। यहाँ पे जो एरिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये dn की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, तो प्रेशर मेरे पास है mg डिवाइडेड बाय पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dA। ठीक है, तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, ये df दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ dn मेरे पास आ रहा है mg बाय पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dA। ठीक है, अब देखिए ऐसे आपके पास इस एलिमेंट के ऊपर बहुत सारे एरिया हैं, जैसे यहां पर आप एक और एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उस पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा df के, ऐसे ही आप चारों तरफ बना सकते हो। तो अगर हम इसके सामने बात करें इस डायरेक्शन में, यहाँ पर अगर पॉइंट है, ये एरिया आपने सेलेक्ट किया, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो आप df देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो आपको ये बात तो दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर ये फोर्स और ये फोर्स बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड का है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इन फोर्सेस के टॉर्क के बारे में बात करें तो क्या होगा, देखिए इस सेंटर के अबाउट अगर हम इस df का टॉर्क लिखते हैं तो r राइट साइड में होगा और f नीचे है, तो r क्रॉस f ये इनवर्ट जाएगा टॉर्क। इसी तरह से अगर हम इस df की बात करें तो ये r क्रॉस f ये टॉर्क भी इनवर्ट जाएगा। इसी तरह से इसकी बात करें तो r इस तरफ है और f ऊपर की तरफ है, तो r क्रॉस f ये भी इनवर्ट जाएगा। तो ये जितने भी आप फ्रिक्शन स्मॉल एलिमेंट्स पे देख रहे हो इन सब का वेक्टर सम तो जीरो है, यानी नेट फोर्स तो जीरो आ रहा है, लेकिन इनका नेट टॉर्क है
और वो नेट टॉर्क कितना है, df इंटू एक्स, ओके, क्योंकि ये फोर्स और ये जो आर वेक्टर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो df इंटू एक्स आ जाएगा आपके पास टॉर्क। और ये जो टॉर्क है ये सभी एलिमेंट्स के ऊपर सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे ये कहा जाए कि इस पूरे जो एलिमेंट की बात करें, इस पूरे एलिमेंट पे कितना टॉर्क एक्ट करेगा, तो देखिए ये जो पूरा एलिमेंट है उस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा, तो df फोर्स इंटू एक्स, ये इस स्मॉल एलिमेंट पे टॉर्क है। और ऐसे जितने भी टॉर्क ये सभी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास यहां पर मैंने समेशन अप्लाई कर दिया। समेशन किस लिए अप्लाई किया कि यहां से लेके यहां तक एस्टिमेट करने के लिए, पूरे के लिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने पे क्या एस्टिमेट कर पाएंगे, तो मेरे पास आ रहा है यहां से सॉल्व करने पे दैट योर d ऑफ टॉर्क दैट इज इक्वल्स टू, कितना आ रहा है, df की वैल्यू कितनी है, म्यू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू dA इंटू एक्स, ओके। इसके आगे आपने समेशन लगाया है, तो ये जो समेशन है फाइनली कहां पर चला जाएगा, ये समेशन चला जाएगा इस dA के ऊपर, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे जितने छोटे छोटे जितने भी एरिया हैं उन सबकी वजह से बात करें तो सबके लिए ये सारी चीजें तो सेम होंगी, सिर्फ dA जो है, एक dA यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस तरह से सारे dA आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो कितना टॉर्क आएगा, तो दैट इज योर म्यू mg डिवाइडेड बाय पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू x समेशन dA। तो समेशन dA किसका एरिया है, समेशन dA इस एलिमेंट का एरिया है। और इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, तो देखिए इसकी सरकमफेरेंस कितनी है, तो अगर हम इसका एरिया लिखें तो इसका सरकमफेरेंस है 2 पाई x, ये तो इसका सरकमफेरेंस है, और इसकी स्मॉल विड्थ कितनी है, dx। तो अगर आप इस एलिमेंट को निकाल लो तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के जैसा है जिसकी लेंथ है 2 पाई x और विड्थ है dx। तो ये जो समेशन dA आप देख रहे हैं, ये सारे एरिया का सम वो यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, और उसकी वैल्यू है दैट इज 2 पाई x dx। तो हमारे पास टॉर्क कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू म्यू mg अपॉन पाई स्मॉल r स्क्वायर x इंटू 2 पाई x dx। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, पहले मैंने ये एक एलिमेंट का टॉर्क लिखा है, मतलब ये एक एलिमेंट का आप फोर्स देख रहे हैं, उसकी वजह से टॉर्क लिखा है, फिर समेशन लगा के इस पूरे रिंग का टॉर्क कर रहे हैं, और वो समेशन कहाँ पे चला गया, एरिया पे चला गया, तो हमने ये पूरा एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये जो टॉर्क आप देख रहे हैं ये पूरे रिंग पर, ये जो एलिमेंट है रिंग जैसा एलिमेंट, इस पे लगने वाला टॉर्क आ रहा है आपके पास, ठीक है। और अब हमें पूरे डिस्क पर टॉर्क एस्टिमेट करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम 0 टू स्मॉल r। तो देखते हैं ये टॉर्क कितना आएगा, दिस टॉर्क इक्वल्स टू योर जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो दैट इज 2 म्यू mg अपॉन r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू स्मॉल r, सिंप्लीफाई करने पे आएगा टॉर्क इक्वल्स टू 2 म्यू mg अपॉन r स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाई 3, दैट इज योर r क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ओके। मैंने लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से हमारे पास इस डिस्क के ऊपर टोटल टॉर्क आ रहा है दैट इज 2/3 म्यू mg r, ये हमारे पास टॉर्क एस्टिमेट हुआ। अच्छा, ये जो आप टॉर्क देख रहे हैं ना, ये दोनों पर इक्वल आएगा, पहले डिस्क पे भी और दूसरे डिस्क पे भी, क्योंकि हर जगह पर एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो जितना टॉर्क एक पे लगेगा उतना ही दूसरे पे भी लगेगा, लेकिन एक को वो क्या कर रहा है, एंगुलरी रिटार्ड करेगा, दूसरे को एंगुलरी एक्सलेरेट करेगा। तो देखिए जो हमारा m मास वाला डिस्क था वो रेस्ट पे था, तो वो एंगुलरी एक्सलरेट होते होते उसने ओमेगा फाइनली कितनी गेन की, दैट इज 2 ओमेगा नॉट बाई 3। तो अगर हम स्मॉल m मास के डिस्क की बात करें तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा,
तो वी विल अप्लाई द वैल्यू टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो मेरे पास टॉर्क कितना आएगा 2/3 म्यू एम जी आर दैट इज इक्वल्स टू आई कितना है उसका एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे मेरे पास आ रहा है 4/3 म्यू जी डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों पे टॉर्क बराबर आएगा लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं आएगा क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। ये पहले वाले डिस्क के करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब आपको क्या एस्टिमेट करना है कितने टाइम के बाद इनका ओमेगा सेम हो गया था। तो टाइम एस्टिमेट करने के लिए आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो आ रहा है ये कांस्टेंट है और आपको पता है इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो हम अप्लाई कर रहे हैं ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। जैसे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है ना, तो वैसे ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो ये एक्सप्रेशन हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आएगा ओमेगा फाइनल दैट इज 2 ओमेगा नॉट बाई 3, ओमेगा इनिशियल 0 है प्लस अल्फा कितना है, अल्फा आ रहा है 4/3 म्यू जी ओवर आर इंटू टी। ठीक है, तो बस यहाँ से आपका टाइम एस्टिमेट हो गया एंड दिस वैल्यू ऑफ टाइम टी दैट इज इक्वल्स टू और ओमेगा नॉट आर बाय 2 mu g. This is your time taken, omega naught r divided by 2 mu g. Okay, next problem. Question number 27. इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि a block of mass m is kept on the bottom of a smooth wedge which is then subjected to a constant acceleration of 2g. After some time the block breaks off the wedge and lands on the ground. Find the time elapsed from breaking of the wedge to the striking the ground. देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वेज है और इसके बॉटम पर एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे नहीं कहा हुआ है यानी इनिशियली सिस्टम किस पर है, रेस्ट पर है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेस्ट पर है। ठीक है, अब ये जो आपका वेज है ना, इसका ये सरफेस आपको सर्कुलर सरफेस प्रोवाइडेड है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वेज को कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2g से आगे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं। इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब ये वेज आगे की तरफ जाएगा तो अगर हम ये देखें तो ये जो ब्लॉक है वो वेज के ऊपर आने लग जाएगा। और अगर हम एनालिसिस करें विद रिस्पेक्ट टू वेज तो ये वेज के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक है वो इस तरह से सरफेस को टच करता हुआ चलता रहेगा। ठीक है, हम ग्राउंड फ्रेम में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम वेज के रेस्पेक्ट में बात करें तो वेज के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये वेज को टच करता हुआ ऐसे जाएगा, तो इस ब्लॉक का मोशन सर्कुलर मोशन होगा विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो इसके बाद जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंच जाएगा तो फिर ये यहाँ से ब्लॉक ऊपर निकल जा रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितनी देर के बाद ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब वो ब्रेक ऑफ होगा उसके बाद आपको टाइमिंग बतानी कि ग्राउंड पे कब गिरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जब ये ब्लॉक यहाँ से ब्रेक ऑफ हो रहा होगा तो इसकी कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं जो वेज है उसके रेस्पेक्ट में जाके ये पता कर रहा हूं कि यहां से ब्रेक ऑफ होते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्लॉक है ना वो विद रिस्पेक्ट टू वेज सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में ये क्या होगा, ब्लॉक आगे भी जाएगा ऊपर भी उठेगा, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू वेज हम बात करें तो ये अलोंग दी सरफेस इस तरह से मूव करेगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहुंचने पर पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि वेज के रेस्पेक्ट में इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को विद रिस्पेक्ट टू वेज कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वेज कन्वर्ट करेंगे तो वेज के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करने पे क्या होगा, तो कन्वर्जन में सबसे पहले क्या किया जाता है, ये देखो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो ब्लॉक भी रेस्ट पर है, ब्लॉक भी रेस्ट पर है और वेज भी रेस्ट पर है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इस टाइम पे क्या होगी, 0। यानी कि अगर हम कहें कि u रिलेटिव
इस ब्लॉक का 0 है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लॉक है वो इस वेज के रेस्पेक्ट में इस तरह से सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद आप देख सकते हो, क्योंकि इस ब्लॉक का कंस्ट्रेंट है कि अलोंग दी ये सर्कुलर सरफेस जाएगा, तो इस जगह पर जो सर्कुलर सरफेस का जो टेंजेंट जिस तरफ होगा उस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर इसकी स्पीड मैंने मान लिया v रिलेटिव। डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्यों है? क्योंकि ये वेलोसिटी सरफेस के टेंजेंशियल होगी, तो इस सर्कुलर सरफेस की अगर हम बात करें तो इसका टेंजेंट यहाँ पर ऊपर की तरफ है। तो हमें पहले ये v रिलेटिव एस्टिमेट करना है, ठीक है। u रिलेटिव इसका 0 है। अब यहाँ से जो यहाँ तक ब्लॉक का मोशन हुआ है, किसके फ्रेम में हम बात कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो देखते हैं इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। तो मेरे पास ये ब्लॉक सपोज किसी पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पर आ गया, तो अगर हम फोर्सेस एनालाइज करें तो इस पे लगने वाले अप्लाइड फोर्सेस कौन कौन से हैं? तो एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, mg, ओके। और दूसरा इसके ऊपर इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है कि सरफेस स्मूथ है, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम ये एनालिसिस किसके फ्रेम में कर रहे हैं? हम वेज के फ्रेम में कर रहे हैं। वेज के फ्रेम का मतलब ये हुआ कि अगर वेज आपका एक्सेलरेटेड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ, तो अगर एक्सेलरेटेड वेज है तो वेज हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो इसके ऊपर अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम या एनएलएम कुछ भी अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर स्यूडो फोर्स को शो करना पड़ेगा। तो देखिए स्यूडो फोर्स कितना होगा इसके ऊपर। तो स्यूडो फोर्स होता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम एंड द डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हमारे पास यहाँ पर स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में करेगा, दैट इज m इंटू ए नॉट, ठीक है। अगर हम अलग अलग लोकेशन पे बात करें तो किसी और इंस्टेंट पे अगर हम जाके देखेंगे तो स्यूडो फोर्स ऐसे ही लग रहा होगा और mg ऐसे लग रहा होगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ब्लॉक पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो mg, एक स्यूडो फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो हम इनिशियल से लेके फाइनल तक के लिए हम इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। हमें किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो वेज नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इस वर्क में आपको स्यूडो फोर्स का वर्क भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ये विद रिस्पेक्ट टू वेज हमने एक्सप्रेशन लिखा है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन का वर्क। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क डन है वो यहाँ पर 0 है। किसके फ्रेम में? वेज के फ्रेम में। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इसका मोशन किसके अलोंग होने वाला है? अलोंग द सरफेस। तो सरफेस के टेंजेंट होता है वेलोसिटी, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हर इंस्टेंट पर 90 डिग्री होगा। तो n डॉट dr की वैल्यू 0 आएगी। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर वेज के फ्रेम में 0 रहेगा। स्टूडेंट्स अगर कोई आपसे ग्राउंड फ्रेम में पूछे तो आप ये नहीं कह सकते कि जो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन है वो ब्लॉक पे 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वेज ये 0 होगा, क्योंकि वेज के फ्रेम में नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क डन तो 0 आ गया। तो एलिमेंट्री वर्क डन हर इंस्टेंट पे 0 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वर्क डन 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स कितना है, तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, तो आपका स्यूडो फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, हर बार इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आप ट्रैक देख रहे हो उसका रेडियस आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कैपिटल R। तो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस फोर्स है, तो जो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारे पास ये कितना है इस डायरेक्शन में? फोर्स तो है ma0, और देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में हुआ है। कितना हुआ है? यहां से लेके यहां आया है, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है, वो कैपिटल R है। तो दैट इज ma0 इंटू कैपिटल R।
और यहाँ पर साइन प्लस आएगा क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में है। ठीक है, इसके बाद वर्क डन बाय mg अगर हम देखें तो mg भी कांस्टेंट फोर्स है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन कितना हुआ mg इंटू कैपिटल R क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये जो पहुंचा है उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैपिटल R है और वो ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और mg नीचे की तरफ है, तो वर्क डन इज माइनस ऑफ mgr। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो तीनों फोर्सेस है उनके वर्क डन आ चुके हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना है 0 प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स दैट इज m a नॉट कैपिटल R माइनस ऑफ mg कैपिटल R दैट इज इक्वल टू डेल्टा k यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हाफ m v रिलेटिव का होल स्क्वायर, तो ये इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस लोकेशन पर। तो आपको दिख रहा है जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। तो यहाँ से हम v रिलेटिव की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है, यह है m a नॉट की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 2g कैपिटल R माइनस ऑफ mg कैपिटल R दैट इज इक्वल्स टू हाफ m v रिलेटिव का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेरे पास v रिलेटिव कितना आ रहा है, यहाँ से सॉल्व करने पे मेरे पास v रिलेटिव आ रहा है दैट इज 2mgr माइनस mgr तो √2gr। तो देखिए जब आपका ब्लॉक इस वेज से ब्रेक ऑफ होने वाला है तो उस जगह पर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो आ रही है वो √2gr उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी का ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जब ये निकल जाएगा तो हमें बताना है कि ये ग्राउंड पे कितनी देर के बाद गिरेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो मोशन है ये अभी रिलेटिव टू वेज है, तो हम इसको ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से लेके यहां तक आने में, मतलब जो यहां से यहां तक ये ऊपर गया है उस सिचुएशन तक आने में कुछ वेज ने भी कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी, तो मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वेज vw है। तो याद रखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी है और आपको वेज की वेलोसिटी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ आपका ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, तो आपको ये बात पता है रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नीट्यूड आपको पता चल चुका है, ब्लॉक की वेलोसिटी आपको ग्राउंड फ्रेम में निकालना है और आपको वेज की वेलोसिटी आपने एज्यूम किया हुआ है राइट साइड में vw। ठीक है, क्योंकि इस वेज का कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टल में ही है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कराया हुआ है। तो मेरे पास vb वेक्टर कितना आएगा, vb वुड बी द वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज। ठीक है, तो आपको पता है जो ये रिलेटिव वेलोसिटी यही है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में वेज की वेलोसिटी ऐड कर देते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, v रिलेटिव। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये vw है। ठीक है, तो अगर हम ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में देखें तो वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी। वो बात अलग है कि अभी मेरे पास vw नहीं है, लेकिन इन दोनों का वेक्टर सम करने पर मुझे पता चल जाएगा कि जो ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी है। ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम करने पे ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ होने के बाद क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जो ब्लॉक है वो ग्राउंड पे गिरता है, तो हमें पता करना है कि ब्रेक ऑफ होने के बाद कितना टाइम लगेगा। तो देखिए हमारे पास ये जो ब्लॉक है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे, कैपिटल R हाइट पे जाने के बाद ये ब्रेक ऑफ होता है। तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ये, कैपिटल R हाइट पे है। यहां पर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो v रिलेटिव है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास vw है। इन दोनों का वेक्टर सम करने पर इसकी नेट वेलोसिटी आ जाएगी, तो इसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है आफ्टर ब्रेक ऑफ।
तो देखिए यहां से ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ग्राउंड पे गिरेगा यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो अब यहाँ से अभी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसका वर्टिकल मोशन एनालाइज कर लें तो मुझे पता है कि इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, और ये जब ग्राउंड पे गिरेगा तो ग्राउंड पे गिरने पर इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कुछ ये होगा, ठीक है। और अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो इस डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा नीचे की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड कैपिटल आर होगा। तो मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको पता है अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो हर टाइम पर इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये अनएक्सिलरेटेड रहेगा, ठीक है। तो हम लोग वर्टिकल मोशन एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में हम डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो डेल्टा वाई कितना है, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, सो दिस डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस आर, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वी रिलेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, ठीक है, इनटू टी, इसलिए हमने इसको प्लस में लिखा हुआ है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहां से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमें टी एस्टिमेट करना है। क्वेश्चन में आपको वी रिलेटिव की वैल्यू पता है कि ये कितनी आएगी। तो देखिए माइनस आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल आर टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है मेरे पास जी टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2g कैपिटल आर इंटू टी माइनस ऑफ 2r, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों को इधर ले आया, तो यहाँ से ये आपके पास एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है। अब हम यहाँ से t की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे कि कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर हिट करेगा। तो इसके रूट्स एस्टिमेट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू माइनस b 2 अंडर रूट 2gr प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 8gr, b स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4ac दैट इज माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 8gr, okay, b square minus 4ac divided by 2a, that is your 2g. On further solving you will get that is time t equals to 2 under root of 2gr plus minus that is your 4 under root gr divided by 2g, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम नेगेटिव तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव से तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, टाइम नेगेटिव फिजिबल नहीं है। तो यहाँ से हम पॉजिटिव कंसीडर करते हुए हम टाइम की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए टाइम कितना आ रहा है, दैट टाइम t दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट 2gr प्लस 4 अंडर रूट gr डिवाइडेड बाय 2g। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करने पे मेरे पास टाइम की वैल्यू आ रही है, दैट इज योर 2 प्लस रूट 2 एंड अंडर रूट कैपिटल R डिवाइडेड बाय G। ये हमारे पास टाइम एलैप्स हो गया है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपने देखा है कि इस पूरे कैलकुलेशन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए जो वेज है वो आगे मूव करने के बाद कितनी स्पीड एक्वायर कर चुका है या कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है उसकी हमें नीड नहीं है, क्योंकि आगे का पार्ट सिर्फ वर्टिकल मोशन से ही कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज ऑफ मास 4m प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस as 2 blocks of mass small m and 2m slides over it, all the surfaces are smooth। आपको प्रोवाइडेड है एक वेज, ठीक है, इसका मास 4m है और यहाँ पर मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं m और 2m, वो दोनों इसके साइड्स पे रखे हुए हैं।
तो ये दोनों ब्लॉक्स इस पे स्लिप करते हैं, तो आपको बताना है ये जो 4m वेज है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इनके कंस्ट्रेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स में कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस वेज के बारे में सोचें तो वेज के ऊपर एक इधर से कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और इधर से इस डायरेक्शन में, ये दोनों मैं वेज के ऊपर शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए और वेज का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर आप इस वेज को देखें तो ये जो ग्राउंड है ना, इस पर ये टच करके स्लाइड करेगा। तो मेरे पास जो वेज है उसका कंस्ट्रेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, ये ग्राउंड फ्रेम का कंस्ट्रेंट है। तो मैंने मान लिया कि लेट से इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन है 4m का। ठीक है, इसका कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसका एक्सेलरेशन मैं एज्यूम कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मेरे पास m और 2m ये दो ब्लॉक्स हैं, ये दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, ये दोनों ब्लॉक इस वेज के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इनका ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो मैं अभी डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर हम कंस्ट्रेंट के बारे में सोचें तो मुझे ये बात पता है कि 4m के ऊपर इस ब्लॉक को स्लाइड करना है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर आप 4m को एज अ फ्रेम मान लिए तो 4m के रेस्पेक्ट में ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन रखेगा और ये भी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन रखेगा, क्योंकि इन दोनों का यहाँ पर और यहाँ पर कांटेक्ट होना जरूरी है। तो 4m और m का कांटेक्ट ये बताता है कि 4m के रेस्पेक्ट में m को अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड करना है, इसी तरह से 2m को 4m के रेस्पेक्ट में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड करना है। लेकिन ये कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेज है, तो मैंने इसका एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया a1 रिलेटिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये किसके रिलेटिव है, 4m के रिलेटिव है, ये वेज के रिलेटिव है। और मैंने इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया, दैट इज a2 रिलेटिव। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, ये भी वेज के रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों वेज के रेस्पेक्ट में, इसको मैंने इधर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन माना और इसको इधर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन माना। स्टूडेंट्स आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनका जो एक्सेलरेशन है आप ग्राउंड फ्रेम में एज्यूम करें, लेकिन फिर आपको एक इक्वेशन और लिखना पड़ेगा कि 4m के रेस्पेक्ट में 2m को अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन रखना है, इसी तरह से m को भी 4m के रेस्पेक्ट में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन रखना है। ठीक है, तो वहां पर दो कंस्ट्रेंट की इक्वेशंस और लिखनी पड़ेगी। अभी जो मेरा एजम्पशन है उसमें कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड है, क्योंकि मुझे पता है कि 4m के रेस्पेक्ट में 2m को अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन चलना है और इसको भी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन चलना है, तो मैंने इनके एक्सेलरेशन एज पर कंस्ट्रेंट ही एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वेज की। तो देखिए ये जो वेज है इसका एक्सेलरेशन मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में एज्यूम किया है, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, लेकिन ये ग्राउंड फ्रेम में, और आपको पता है ग्राउंड फ्रेम से हम न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका एफबीडी अगर हम फॉर्म करें तो मैंने माना कि इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है N1, ठीक है, और इधर से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है N2। ठीक है, अच्छा इसका जो वेट है वो 4mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ग्राउंड से आने वाला एक नॉर्मल रिएक्शन N वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन मैंने हॉरिजॉन्टल में माना है, तो डेफिनेटली ये वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये एंगल आपको 45 डिग्री प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पर ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो बहुत इजीली आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं। n1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, योर n1 डिवाइडेड बाय √2, n1 cos 45, और इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में n1 डिवाइडेड बाय √2। इसी तरह से अगर हम n2 के कंपोनेंट्स करें तो n2 का भी इधर आप देख सकते हैं बहुत इजी वे में, ये एंगल आपको 45 डिग्री प्रोवाइडेड है,
तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45। तो N2 का जो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ये भी आएगा N2 डिवाइडेड बाई √2 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में N2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, ये इसका कंप्लीट FBD है और इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगर हम वर्टिकल में बात करें इस वेज के लिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रिया होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है N1 बाई √2 प्लस दूसरा फोर्स नीचे की तरफ है N2 बाई √2। ठीक है, और नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है प्लस 4mg। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज N। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, क्योंकि इसका नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर इसका एक्सेलरेशन हमने a माना हुआ है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इधर तो है N2 बाई √2 और इधर है N1 बाई √2। तो आपका इक्वेशन बनेगा N2 ओवर √2 माइनस N1 ओवर √2 दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 4m इनटू a। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 आ गई है। तो ये आपने वेज को एनालाइज किया है, और वेज आप कहां से एनालाइज कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, अब हम ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैंने ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू वेज माना है, तो मैं इसको वेज के रेस्पेक्ट में ही एनालाइज करूंगा। तो हम बात कर रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज कैसा फ्रेम है? एक्सेलरेटेड है, तो वेज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम की अगर हम बात करें तो एनएलएम अप्लाई करने से पहले आप वहां से स्यूडो फोर्स पहले अप्लाई करेंगे, फिर ही आप न्यूटन्स लॉज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं। तो मेरे पास ये ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। ठीक है, ये एंगल आपको पता है, दिस एंगल इज योर 45 डिग्री। ठीक है, इस पे पहले अप्लाइड फोर्सेस शो करते हैं। तो एक इसका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने नॉर्मल रिएक्शन N1 माना है, तो वेज पे इधर N1 है तो ब्लॉक पे इस तरफ N1 एक्ट करेगा, तो ये N1 आ गया। ठीक है, ये दो अप्लाइड फोर्स हैं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर स्यूडो फोर्स किधर आएगा? तो स्यूडो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और जो डायरेक्शन होगी वो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम लेफ्ट साइड में, तो स्यूडो फोर्स राइट साइड में एक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप स्यूडो फोर्स देख सकते हैं, इस ब्लॉक का मास m है और एक्सेलरेशन a इस तरफ है फ्रेम का, तो m इंटू a। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो एक्सेलरेशन है वो अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन हमने माना है a1 रिलेटिव। ठीक है, तो अब हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं और इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए क्या आएगा। तो ऐसा करते हैं, ये जो MA है ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो MA का इधर कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन दैट इज योर MA डिवाइडेड बाय √2, दैट इज योर MA डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन इसका कंपोनेंट, ये भी आपका MA डिवाइडेड बाय √2 आएगा। ओके, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इधर मेरे पास mg डिवाइडेड बाय √2 और इसका इस तरफ कंपोनेंट दैट इज योर mg डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो ये आपने पूरा एनालाइज कर लिया किसके फ्रेम में? वेज के फ्रेम में। स्यूडो फोर्स आप अप्लाई कर चुके हैं, तो अब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ पर इक्वेशंस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा मेरे पास। यहां पर अगर हम बात करें तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या इक्वेशन बनने वाली है? तो डाउनवर्ड फोर्स है mg बाई √2 माइनस mg बाई √2 नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ है ma बाई √2।
ओके, दैट इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स mg by root 2, upward force ma by root 2, that is equals to mass into acceleration, that is a1 relative। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गया। आपने लिखा है along the inclined plane। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं परपेंडिकुलर टू inclined plane। ऊपर की तरफ फोर्स है n1 और इस तरफ जो फोर्स है दैट इज योर mg by root 2 प्लस ma डिवाइडेड बाय रूट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ठीक है, ये इधर लग रहा है n1 और इधर mg by root 2 और ma by root 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा दूसरा ब्लॉक है, तो दूसरे ब्लॉक को भी हम किसके रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे? सेकंड ब्लॉक को भी हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो सेकंड ब्लॉक ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेज। आपका सेकंड ब्लॉक के बारे में बात करें जिसका मास 2m है, तो वो इस तरह से देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, इसका मास 2m है। ठीक है, तो इसका FBD बना लेते हैं। तो इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स एक यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो N2 है इस डायरेक्शन में। ओके, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा 2mg। तो ये दो तो अप्लाइड फोर्स हो गए, लेकिन हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वेज जो है वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मास है 2m और फ्रेम के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स होगा 2m into a। और डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में मेरे पास वेज का एक्सेलरेशन है, तो स्यूडो फोर्स इस तरफ आएगा, दैट इज योर 2m into a। ये तीन फोर्सेस हैं और इसके कंसर्न इसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हमने माना हुआ है a2 रिलेटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है इसका एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं। तो देखिए, इस पे अगर हम बात करें तो मेरे पास पहले हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये एंगल 45 डिग्री है क्योंकि ये भी 45 है, तो 2ma का इधर कंपोनेंट आएगा 2ma डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है इधर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे की तरफ, दैट इज योर 2ma डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, इसी तरह से हम mg का कंपोनेंट बना रहे हैं 2mg का, तो इस डायरेक्शन में 2mg डिवाइडेड बाय रूट 2, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और इधर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन दिस इज आल्सो 2mg डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन बात करें तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन मेरे पास क्या रिलेशन आने वाला है? तो नीचे की तरफ फोर्सेस देखिए 2ma by root 2, देखिए नीचे की तरफ 2ma by root 2 प्लस 2mg by root 2 प्लस 2mg by root 2। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2m a2 रिलेटिव, क्योंकि मैंने इसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना माना है? a2 रिलेटिव। और दूसरा एक्सप्रेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो इस डायरेक्शन में आप फोर्सेस देखिए n2 प्लस इस डायरेक्शन में 2ma by root 2। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो n2 प्लस 2ma by root 2 इक्वल्स टू 2mg by root 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमें वेज का एक्सेलरेशन एस्टिमेट करना है इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मेरे पास जो आप ये वाला एक्सप्रेशन देख रहे हैं दिस वन,
यह है n2/√2 माइनस n1/√2 इक्वल्स टू 4ma। तो ऐसा करते हैं, यहां से n1 और यहां से n2, इन दोनों को हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास n1 की वैल्यू कितनी है, देखिए n2/√2 माइनस n1/√2। तो n2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, n2 है 2mg/√2 माइनस ऑफ 2ma/√2। तो ये हुआ n2 और यहाँ है n2/√2, n2/√2 माइनस ऑफ n1/√2। तो n1 ये है मेरे पास, n1 कितना है mg प्लस ma डिवाइडेड बाई √2। ये तो n1 की वैल्यू है और डिवाइडेड बाई √2, डिवाइडेड बाई √2, एंड दिस इज इक्वल टू 4ma। दिस इज इक्वल्स टू 4ma। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है, यहां से हम a की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए ये मेरे पास आ रहा है mg माइनस ma माइनस ऑफ mg प्लस ma/2 that is equals to 4ma। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो mg माइनस mg/2, तो ये बचेगा mg/2 that is equals to 4ma प्लस ma प्लस ma/2। ओके, तो यहां से सॉल्व करने पे मेरे पास आ रहा है g/2 that is equals to your 11a/2। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। दैट वैल्यू ऑफ a इज हाउ मच, दैट इज योर g/11। हमने a किसका एक्सप्रेशन माना था, वेज का। किस फ्रेम में माना था, ग्राउंड फ्रेम में माना था। मेरे पास वेज का एक्सलेशन g/11 आ रहा है और ये ग्राउंड फ्रेम में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में तो हमसे यही पूछा है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको दोनों ब्लॉक्स के एक्सलेशन ग्राउंड फ्रेम में एस्टिमेट करने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो आपके पास एक्सप्रेशंस है ना, उनमें एक्सलेशन ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, वो रिलेटिव एक्सलेशन है, और रिलेटिव एक्सलेशंस को एस्टिमेट करने के बाद फिर आप उसको ग्राउंड फ्रेम में एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए एक बार मैं रिलेटिव एक्सलेशंस को एस्टिमेट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या रिलेशन है, देखिए मेरे पास जो a है वो g/11 आ चुका है। ठीक है, तो अगर मुझे a1 रिलेटिव चाहिए, तो a1 रिलेटिव इस एक्सप्रेशन से mg/√2 माइनस ma/√2 इक्वल्स टू ma1 रिलेटिव। तो मेरे पास a1 रिलेटिव वो आ रहा है g माइनस a अपॉन √2। ये मेरे पास आ रहा है a1 रिलेटिव। तो कितना आएगा a1 रिलेटिव, देखिए a1 रिलेटिव दैट इज इक्वल्स टू g minus of g/11 upon √2, hence the value of a1 relative that is equals to 10 g/11 √2। लेकिन ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको a2 रिलेटिव एस्टिमेट करना है तो क्या करें, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं 2ma/√2 प्लस 2mg/√2 इक्वल्स टू 2ma a2 रिलेटिव, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो ये 2m से 2m तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन आ रहा है योर a2 रिलेटिव दैट इज इक्वल्स टू g प्लस a अपॉन √2। तो ये मेरे पास आ जाएगा a2 रिलेटिव दैट इज इक्वल्स टू g प्लस g/11 upon √2 and your a2 relative that is equals to 12 g/11 √2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से आपके पास a1 रिलेटिव और a2 रिलेटिव दोनों आ चुके हैं, और आपको पता है ये किसके अलोंग है। अगर हम a1 रिलेटिव की बात करें तो इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग नीचे की तरफ है, और a2 रिलेटिव इस तरफ है। तो अगर आपको इनका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में चाहिए तो आपके पास वेज का एक्सेलरेशन आ चुका है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं,
आपके पास वेज का एक्सेलरेशन है, तो आपको पता है कि जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, तो यहाँ पर ये आपका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रख रहा है a1 रिलेटिव, और ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रख रहा है a2 रिलेटिव। ये आप एस्टिमेट कर चुके हो, और इसका एक्सेलरेशन हमने a लेफ्ट साइड में माना हुआ है। ठीक है, तो मैं जस्ट डायग्राम बना रहा हूँ, आगे वेक्टोरियली आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन आपको रिलेटिव पता है, तो जैसे आपको पता है एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वेज पता है, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपको ये एस्टिमेट करना है, ये पता है और ये पता है, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, और a1 वेक्टर कितना आ जाएगा, a1 वेक्टर इज योर a1 विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन में वेज का एक्सेलरेशन ऐड कर देते हैं, 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। तो अगर 1 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ये है a1 रिलेटिव, और वेज का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है तो ये a, ठीक है। और आपको पता है कि वेज के अलोंग है तो ये एंगल 45 डिग्री है, और यहाँ से आप इसको रिजॉल्व करके वैल्यू रख के इन दोनों का आप वेक्टर सम करिए, ये एंगल 45 डिग्री आएगा, तो इसको वेक्टर एडिशन कर लीजिए। ये ग्राउंड फ्रेम में आपका फर्स्ट वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा। इसी तरह से दूसरे ब्लॉक के लिए a2 रिलेटिव इस तरफ है और आपका a इस तरफ है, ठीक है, वेज का एक्सेलरेशन। तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री आएगा इस डायरेक्शन में। तो आप इन दोनों का वेक्टर एडिशन करिए और उसके करस्पॉन्डिंग ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 4 identical slender rods each of mass small m are welded together at their ends to form a square and the corners are then welded to a light metallic hoop। तो देखिए हमारे पास 4 इक्वल मासेस के रॉड्स हैं और उनको हमने आपस में कनेक्ट करके एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया है, और उसके चारों तरफ हमने एक मासलेस हुक को अटैच कर दिया है। ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि if the rigid assembly of rods and the hoop is allowed to roll down the incline, हमने इस पूरे पार्ट को इस इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया और हम इसको यहाँ पर रोलिंग करवाना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच विल प्रिवेंट स्लिपरी। मतलब यहाँ पर मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि स्लिपिंग ना हो, दैट मींस ये प्योर रोलिंग करता हुआ नीचे आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड होगा, तो पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एस्टिमेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो ये रॉड्स हैं इनका मास स्मॉल m है और ये यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, तो मैंने मान लिया इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। और इनकी जो एज लेंथ है वो l है, और ये हुप हमारा मासलेस है। हुप का रेडियस मैं मान लेता हूं कुछ कैपिटल R है, ठीक है। तो देखिए ये जो हुप है उसका रेडियस कैपिटल R है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 2r है, ठीक है। और अगर हम इसको स्क्वायर से एस्टिमेट करें तो ये l है और ये l है, तो दिस इज योर √2l, दैट इज इक्वल्स टू योर l इक्वल्स टू √2r। तो l और r में क्या रिलेशन आएगा ये हमने एस्टिमेट कर लिया पहले, ठीक है। अब मुझे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है। मैं जिस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ना किसी रिम से, जैसे ये रिम देख रहे हैं ना आप हुक, तो यहाँ से किसी पॉइंट से जो ये वाला एक्सिस होगा जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इसको यहाँ से रिम से पास होता हुआ एक्सिस है जो मैं मार्कर शो कर रहा हूँ उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ऐसे किसी एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये आप सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं क्योंकि आइडेंटिकल रॉड्स हैं तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। तो पहले मैं इस रॉड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एस्टिमेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो मैंने कहा लेट्स से दिस इज योर I1। तो ये I1 कितना होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I0। I0 क्या है,
इस एक्सिस के अबाउट 1, 2, 3 और 4, तो ये जो इंडिविजुअल जो रॉड्स हैं उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई नॉट कहा है इस एक्सिस के अबाउट, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये चारों कॉम्बिनेशन का पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू 4 I नॉट हो गया। I नॉट जो है वो किसी एक रॉड का है इस एक्सिस के अबाउट। तो देखिए कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे, तो पहले ये I नॉट एस्टिमेट कर लेते हैं। तो I नॉट इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल हम इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर गए, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इसका मिड पॉइंट, तो ये यहाँ से पास करने वाला एक्सिस। ठीक है, तो हम इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ICM प्लस MD स्क्वायर। ओके, तो दैट इज योर I नॉट इक्वल्स टू ICM कितना होगा, तो ये जो रॉड है ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, दैट इज योर ml स्क्वायर बाय 12। दिस इज ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर। d क्या होता है, पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो ये एक्सिस है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और ये वो एक्सिस है, ये ICM है आपका, तो इनके बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक L/2 है, तो दैट इज प्लस m इंटू L/2 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास I नॉट की वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट। अब मुझे अगर पूरे सिस्टम का चाहिए तो पूरे सिस्टम में 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट इज योर I1 दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I नॉट, दैट इज 4 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास I1 आ गया। I1 क्या है, जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट इन पूरे रॉड का, जो चारों रॉड्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का आ गया। हुप आपका मासलेस है, ठीक है, तो उसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एस्टिमेट करना है कि ये जो आप हुप देख रहे हैं उसके किसी भी पॉइंट से पास करने वाला एक्सिस हो सकता है, वो एक्सिस इस तरह से होना चाहिए, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हुप के पॉइंट से पास करता हुआ एक्सिस। ठीक है, तो हम यहां से एस्टिमेट करने के लिए फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है पूरे सिस्टम का, और पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 4m मास होगा। तो अगर मुझे यहां से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वो कितना आएगा, देखिए मुझे I अबाउट रिम चाहिए। ठीक है, रिम में कौन सा एक्सिस है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसा एक्सिस, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो दैट इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर। तो ICM तो क्या होता है कि इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस, और DM जो है इन पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन होता है। तो I अबाउट रिम कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए दैट इज इक्वल्स टू ICM कितना है, ICM ये है, दैट इज योर I1 प्लस MD स्क्वायर। M कितना है इसका मास 4m, और D कितना होगा, तो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगी, और इवन आप कहीं पे भी ले लीजिए वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वली होगी, तो दैट इज 4m इंटू R स्क्वायर। ठीक है, तो I अबाउट द रिम दैट इज इक्वल टू I1 कितना है, दैट इज योर 4 ml स्क्वायर बाई 3 प्लस 4m R स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या है L और R में, हमारे पास L और R में रिलेशन है L इक्वल्स टू √2R, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो I अबाउट रिम दैट इज इक्वल्स टू 4m बाई 3, L की वैल्यू है √2R का होल स्क्वायर प्लस 4m R स्क्वायर। यहां से सॉल्व करने पे मेरे पास I रिम एस्टिमेट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 8 और इधर आएगा 12, दैट इज 20 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं उसके लिए मुझे I अबाउट रिम चाहिए था, कि ये जो रिम है उससे पास करने वाला कोई भी एक्सिस हो तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है,
तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो सारा अरेंजमेंट है उसको हमने एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया है और इस पूरे पार्ट को रोल करते हुए नीचे आना है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने इस पूरे पार्ट को यहाँ पे रख दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने एज्यूम किया कि ये सरफेस स्मूथ है। तो यहाँ पर अगर ये सरफेस स्मूथ होगा तो क्या होगा, देखिए इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो mg एक्ट कर रहा है, मतलब इसका वेट एक्ट कर रहा है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ये वेट है वो उसको इसके अलोंग स्लाइड करवाएगा। अगर यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल ना हो तो ये पूरा सिस्टम ट्रांसलेट करता हुआ नीचे आ जाएगा बिना घूमे, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये पूरा ट्रांसलेट करता हुआ नीचे आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो नीचे की तरफ स्लिप मारना चाह रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन अवेलेबल होगा वो ऊपर की तरफ अवेलेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग अलाउड नहीं है। तो देखिए इस स्लिपिंग को रोकने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ अवेलेबल हुआ है ऊपर की तरफ, मैंने मान लिया ये फ्रिक्शन F है, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे सिस्टम पर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा वो नॉर्मल रिएक्शन N कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ये जो मेरे पास पूरा सिस्टम है इसका पूरा मास 4m है, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज 4mg, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो फ्रिक्शन आया है वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को स्लिप नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से रोल करता हुआ नीचे आएगा। तो मैंने एज्यूम किया कि किसी इंस्टेंट पर जब ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है तो किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको स्लिप नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि आपका इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट पर है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी एस्टिमेट करना चाहें तो देखिए ये मेरे पास जो अरेंजमेंट है मैंने क्या एज्यूम किया है, इसकी वेलोसिटी v इस तरफ है और ओमेगा इस डायरेक्शन में एज्यूम किया है। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज हाउ मच ओमेगा इनटू कैपिटल आर इसका रेडियस है। और ग्राउंड फ्रेम में आने के लिए आपको पता है सेंटर के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पूरा सिस्टम, तो ओमेगा आर इस डायरेक्शन में होगा, और ग्राउंड फ्रेम में एस्टिमेट करने के लिए हम इसके सेंटर की वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो इस पॉइंट को रेस्ट पर रहना है क्योंकि स्लिपिंग नहीं होना है, इसलिए v इक्वल्स टू ओमेगा आर सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दें तो मेरे पास आएगा dv बाई dt दैट इज इक्वल्स टू d ओमेगा बाई dt इंटू कैपिटल आर। तो यहां से मेरे पास a इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा इंटू कैपिटल आर। आप देख सकते हो a जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर a और अल्फा किस तरह से होंगे, तो a अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका अल्फा इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और a और अल्फा में क्या रिलेशन है, दैट इज a इक्वल्स टू r अल्फा, ये प्योर रोलिंग के लिए है, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी वेलोसिटी हमेशा 0 है कांटेक्ट पॉइंट की। तो स्टूडेंट्स अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि हमें पता है कि किसी रिजिड बॉडी में जब ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करने वाला एक्सिस और इस अरेंजमेंट के परपेंडिकुलर इस तरह से, ये जो एक्सिस है यहां से पास करने वाला एक्सिस यही इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और हमें पता है कि जो रिजिड बॉडी का अल्फा ओमेगा होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी उतना ही होता है, ठीक है। तो इसके अबाउट भी अगर हम बात करें तो इसका अल्फा ओमेगा सेम ही होगा। तो किसी इंस्टेंट पर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट जो वैल्यू है वही वैल्यू इस एक्सिस के अबाउट भी रहेगी। तो हम यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए यहां से जब हम टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो आप एक्सिस देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी तो 0 है,
लेकिन यहाँ पर इस एक्सिस का कुछ एक्सेलरेशन है, तो उस एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा, और उस नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करते हो तो आपको स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से स्यूडो फोर्स कितना बनेगा। तो देखिए, जैसे मेरे पास ये बॉडी है और मुझे पता है कि इधर इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में है, अल्फा इस डायरेक्शन में है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है, और ये इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहां पे आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी 0 है। आपको पता है ए इक्वल्स टू आर अल्फा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, मतलब इस एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जब आप सेंटर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो सेंटर के रेस्पेक्ट में ये पूरी चीज घूम रही है। तो जब सर्कुलर मोशन होता है किसी के अबाउट, तो आप किसी पॉइंट की जब आप एक्सेलरेशन एस्टिमेट करते हैं तो वहां पर दो स्पेशल कंपोनेंट है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम ये बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो इसके फ्रेम में ये घूम रहा है, तो ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दैट इज आर अल्फा, और इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर। मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब बोल रहा हूं जब हम सेंटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में हम नहीं बोल रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बोल रहे हैं। ये ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और ये आर अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है इस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपको इसका एक्सेलरेशन मिल गया। अब आपको ग्राउंड फ्रेम में आना है तो इसका एक्सेलरेशन का आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मैंने वेक्टर एडिशन कर दिया ए का, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में है, और आपको पता है ए इक्वल्स टू आर अल्फा है। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ क्योंकि ए इक्वल्स टू आर अल्फा, यानी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो नेट एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स सेंटर है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है इस डायरेक्शन में, और वो कितना है, ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। ठीक है, ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, और आपको पता है इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि इस पॉइंट पर इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, तो ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है, तो मेरे पास जो स्यूडो फोर्स आ रहा है वो स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, और डायरेक्शन जो है वो फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो स्यूडो फोर्स आएगा वो कैसा होगा, मास ऑफ द बॉडी, इसका मास मैंने 4m लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4m, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, क्योंकि ये फ्रेम बनने वाला है तो इसका एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये स्यूडो फोर्स है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक एक्सेलरेटेड एक्सिस है। ठीक है, तो इसके अबाउट आप टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और कितनी अच्छी बात है कि ये स्यूडो फोर्स इसी एक्सिस से पास कर जाएगा, तो फोर्स इस तरफ और आर वेक्टर इस तरफ। तो अगर हम इस स्यूडो फोर्स के टॉर्क की बात करें तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क ऑफ दिस स्यूडो फोर्स, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस डेफिनेटली दैट इज इक्वल्स टू 0। ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स जो है वो यहीं से पास कर जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा यहां से अगर हम टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो देखिए मैं इस वापस क्वेश्चन पे आता हूं, तो मेरे पास ये अरेंजमेंट है। ठीक है, मुझे पता है कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात कर रहे हैं और उसके अबाउट अल्फा ओमेगा सेम होता है। तो आपको पता है कि जो स्यूडो फोर्स है वो स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है और इधर लग रहा है। एफ स्यूडो लिख रहा हूं मैं,
इसको मैंने बता दिया है कि इसका टॉर्क 0 होगा। तो अब हम अबाउट बात कर रहे हैं किसके, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें लिखना है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, इसीलिए मैंने आई अबाउट रिम एस्टिमेट किया, क्योंकि रिम से पास होने वाला एक्सिस होता है। ठीक है, तो हम लोग टॉर्क लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस एक्सिस के अबाउट यहीं से फ्रिक्शन पास कर रहा है, तो फ्रिक्शन का आर वेक्टर 0 है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0 आ जाएगा। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं से पास कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का आर वेक्टर भी 0 है, तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क भी 0 है। अब हम 4 mg का टॉर्क एस्टिमेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, मैं 4 mg के कंपोनेंट्स बना लेता हूं। तो देखिए, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो 4 mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज 4 mg साइन थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आएगा परपेंडिकुलर में, दैट इज 4 mg cos थीटा। ठीक है, तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बता चुके हैं कि फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 है, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 है, और स्यूडो फोर्स जो है उसका टॉर्क भी 0 है। तो अब कौन सा टॉर्क बचा, सिर्फ mg का टॉर्क है, और उसको एस्टिमेट करने के लिए मैंने इसके कंपोनेंट्स बना दिए। तो 4 mg cos थीटा जो है उसका टॉर्क 0 है, और 4 mg sin थीटा उसका टॉर्क आएगा। तो कितना आएगा 4 mg sin थीटा, तो 4 mg sin थीटा फोर्स है, और यहां से इसकी आर्म होगी कैपिटल आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो कितना टॉर्क आ रहा है यहाँ पे, दैट इज योर 4 mg sin थीटा इंटू कैपिटल आर, ये टॉर्क है। इसके अलावा सभी टॉर्क 0 हो गए, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, और ये स्यूडो फोर्स का टॉर्क भी 0 हो गया। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि स्यूडो फोर्स भी लग रहा है यहाँ पे। ये स्यूडो फोर्स का टॉर्क 0 है, इसलिए हम लोग बच जाते हैं। अदरवाइज अगर ये यहाँ से पास नहीं कर रहा होता तो इसका टॉर्क भी आपको लिखना पड़ता। तो देखिए, 4 mg sin थीटा इंटू कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आई किसके अबाउट है, आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू अल्फा, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपका। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, दैट इज 20/3 mr²। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मेरे पास आ रहा है 4 mg sin थीटा इंटू कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू 20/3 mr² अल्फा। ठीक है, तो यहां से इसका एंगुलर एक्सीलरेशन देखिए कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू योर g sin थीटा 3/5 g sin थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये इसका एंगुलर एक्सीलरेशन आ चुका है। ठीक है, तो ये इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है, दैट इज 3/5 g sin थीटा कैपिटल आर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या एस्टिमेट करना है, आपको बताना है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए ताकि ये बिना स्लिप किए जाए। तो बिना स्लिप किए जाने वाली ही कंडीशन हम एनालाइज कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑन सेंटर ऑफ मास आपको पता है समेशन एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ये इक्वल होता है। तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम में चल रहा है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर में कौन कौन से फोर्स हैं, ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये स्यूडो फोर्स को नहीं देखना, ये स्यूडो फोर्स आ रहा था किसके अबाउट, सिर्फ एक्सिस के अबाउट, ग्राउंड फ्रेम में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और इस डायरेक्शन में 4 mg cos थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये स्यूडो फोर्स मैंने बनाया है विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ग्राउंड फ्रेम में ये स्यूडो फोर्स मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो हम ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन n एक्ट कर रहा है, तो ये n बैलेंस करेगा 4 mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। तो n किसको बैलेंस कर रहा है, दैट इज 4 mg cos थीटा। और दूसरी इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन
नेट फोर्स कितना है, दैट इज योर 4 mg sin थीटा माइनस एफ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ, क्यों, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन ऊपर की तरफ शो किया है, तो 4 mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 4m, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 4m है इनटू ACM, दैट इज A, ठीक है। और आपको पता है A जो है वो R अल्फा के इक्वल है, तो अगर आपको A चाहिए तो वो R इंटू अल्फा के इक्वल है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं पहले एस्टिमेट करूंगा कि हमें कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, और उस फ्रिक्शन के बाद हम पता करेंगे कि इसका मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। तो देखिए आगे मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट फ्रिक्शन इज 4m, मैंने कॉमन ले लिया, दैट इज g sin थीटा माइनस ऑफ A, और A कितना है, R अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप एस्टिमेट कर चुके हैं कितना, 3g sin थीटा बाई 5R, देन योर फ्रिक्शन F इक्वल्स टू 4m इंटू g sin थीटा माइनस ऑफ 3/5 g sin थीटा, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करने पे आ रहा है मेरे पास फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू 4m इंटू 2/5 g sin थीटा। ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, पहले इसको समझ लेते हैं। ये बता रहा है जो आपका वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी चाहिए। अगर इतना फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं हुआ तो वो स्लिप कर जाएगा, हमारा जितना एजम्पशन है वो सब गलत हो जाएगा अगर इतनी फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। तो हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम होना चाहिए। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा हो जाए तो फिर वहां पर स्लिपिंग हो जाएगी। तो ये है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, तो दिस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू μs, ठीक है। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है, दैट इज 4m इंटू 2/5 g sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू μs इंटू n की वैल्यू कितनी है 4mg cos थीटा, दैट इज योर 4mg cos थीटा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास μs आ रहा है, दैट इज योर ग्रेटर देन इक्वल टू 2/5 tan थीटा। क्वेश्चन में आपसे μs की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो आप देख सकते हैं μs ग्रेटर देन इक्वल टू 2/5 tan थीटा, तो μs की वैल्यू ये या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2/5 tan थीटा होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास M 2 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द सरफेस is mu equal to 0.1. The block is given a sudden impulse which produces a velocity 20 meters per second in the direction as shown in the figure. At the same instant, a constant force 10 Newton is starts acting on the block in opposite direction. Find the distance traveled and the velocity of block after 10 seconds. Consider the initial velocity direction at t equals to 0 as positive. तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके पास एक ब्लॉक है कि रफ सरफेस पे रखा हुआ है और इसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक है। और ये सरफेस रफ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 0.1। और आपको क्या प्रोवाइडेड है कि इसको हमने एक इंपल्स प्रोवाइड किया और उसके अकॉर्डिंग इसने वेलोसिटी एक्वायर की 20 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो इसने एक इनिशियल वेलोसिटी v0 एक्वायर की हुई है, दैट इज योर 20 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे जो इसकी वेलोसिटी है ना, इसी डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ इसके ऊपर एक फोर्स F एक्ट कर रहा है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एंड दैट F इज योर 10 न्यूटन, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो
t इक्वल टू 10 सेकंड पे कितनी होगी और t इक्वल टू 10 सेकंड तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर फोर्स है लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v0 है राइट डायरेक्शन में। तो आप ये देखिए जो ग्राउंड है ना, उसके ऊपर वेलोसिटी होने की वजह से ये स्लाइड करेगा। तो आपको फोर्स को नहीं देखना है, आपको देखना है यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है। स्लाइडिंग होने का मतलब ये है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो इसके ऊपर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा, और वो कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज Fk इक्वल्स टू म्यू के इंटू n। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, और इसका वेट कैपिटल mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल mg को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, तो परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल में इसका इक्विलिब्रिया है। तो n इक्वल्स टू mg है, तो हमारे पास Fk कितना आ रहा है, दैट इज योर म्यू कैपिटल mg। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू आपको गिवन है 0.1, मास आपको प्रोवाइडेड है 2 किलोग्राम और g 10 है तो 20। तो आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, दैट काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। तो यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन का है और ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इधर देखिए आपका कैपिटल F भी लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर टोटल फोर्स देखें तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में कितना ये आपको पता चल जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है और वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, तो देखिए जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू, इस तरफ दोनों फोर्स हैं Fb और Fk भी है ना, तो 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय इसका मास 2 किलोग्राम। तो इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दैट इज योर 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम कन्वेंशनली इस एक्सेलरेशन की बात करें तो ये -6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए एनालिसिस क्या है। आपको t इक्वल टू 10 सेकंड पे आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है जो t इक्वल टू 10 सेकंड है ना, उस टाइम तक यही कंडीशन मेंटेन्ड है या ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसके पास वेलोसिटी आगे की तरफ है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो ये रिटार्ड होते होते रेस्ट पे आ जाएगा। तो अगर ये रेस्ट पे आ गया है तो उसके बाद की सिचुएशन कुछ और होगी। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि ये जो रेस्ट पर आया है वो 10 सेकंड के पहले आया है या बाद में आया है। अगर 10 सेकंड के पहले ही ये रेस्ट पे आ गया है तो उसके आगे के मोशन के लिए हमें डायनेमिक्स वापस से चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसका टाइम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कब जीरो हो रही है। तो हमारे पास देखिए इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आगे की तरफ है दैट इज 20 मीटर्स पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन इसका है -6 इंटू टी, दैट t इक्वल्स टू 10/3 सेकंड। तो हमें पता चल गया ये तो 10/3 सेकंड पे रुक जाएगा। ओके, तो 10/3 सेकंड पे रुकने का मतलब, और आपको पता है ये 10/3 लेस देन 10 सेकंड है, तो ये 10 सेकंड से पहले ही रुक जाएगा। तो इसके बाद आगे की जो फोर्स डायनेमिक्स होगी वो चेंज होगी। तो पहले हम यहाँ तक की बात करते हैं। तो हमें पता चल गया कि 10/3 सेकंड पे ये मोमेंटली रुक जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम ये पता लगा लेते हैं कि ये यहाँ से वहां तक t इक्वल्स टू 10/3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है या कितना डिस्प्लेसमेंट ले चुका है। तो 10/3 सेकंड में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ही इसका डिस्टेंस ट्रेवल भी हो जाएगा। तो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6 इंटू डेल्टा x। तो मेरे पास डेल्टा x की वैल्यू आ रही है दैट इज 400 डिवाइडेड बाय योर 12 मीटर्स, और जो डेल्टा x है ये मेरे पास आ रहा है 100/3 मीटर। ये बता रहा है कि ये इतना डिस्प्लेसमेंट लेके
मोमेंटरली रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। और इस समय तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है तो इसका आप मैग्नीट्यूड एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे का पार्ट क्या है, तो ये जैसे ही मोमेंटरली रेस्ट पर आ गया तो अब हमारे पास आगे का जो पार्ट है 10/3 सेकंड तो हो गया, तो अब रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 10 माइनस 10/3 सेकंड, यानी 20/3 सेकंड आगे की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं अगली डायनेमिक्स इसकी क्या है। तो देखिए, जब ये मोमेंटरली रेस्ट पर आ जाएगा तो ये यहां से स्टार्ट होके यहां पर मोमेंटरली रेस्ट पर आ गया है और इतनी देर में ये कितना डिस्प्लेसमेंट ले चुका है, 100/3 मीटर ले चुका है। अब ये वापस लौटेगा तो देखिए आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइडेड है और इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स F जो है वो 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कितना होगा, वो μn होगा और n की वैल्यू mg है, तो वही आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 2 न्यूटन ही आएगी, ठीक है। यहां पर हम पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करें, μs μk सेम दिया हुआ है इसलिए ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 2 न्यूटन। तो देखिए 10 न्यूटन ज्यादा है, 2 न्यूटन कम है, तो ये इधर स्लाइड कर जाएगा और स्लाइड करने का मतलब है कि इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो अब इस बार इसकी रिलेटिव वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी, जैसे ही ये स्लाइड कर जाएगा तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज 2 न्यूटन, ओके। लेकिन ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया है तो स्लाइड करेगा तो इसके ऊपर अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो इसका एक्सीलरेशन अब लेफ्ट डायरेक्शन में है, मैंने मान लिया कुछ a2 है, ओके। तो इस a2 का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, मेरे पास लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स है 10 न्यूटन माइनस ऑफ 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसके एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है लेफ्ट डायरेक्शन में। और अगर हम कन्वेंशनली देखें तो ये a2 मेरे पास आएगा -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसकी राइट डायरेक्शन को हमने प्लस माना है तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में है। अब देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और a2 एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये स्पीड अप होता हुआ कंटिन्यूअस ऐसे जाता रहेगा। अब ये कंटिन्यू इधर चलता रहेगा, अब इसके फोर्स डायनेमिक्स में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन हमें पता चल गया है, तो हमें वेलोसिटी चाहिए कब, 10 सेकंड पे। तो यहां से यहां तक आपको पता है 10/3 सेकंड तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे पास रिमेनिंग टाइम कितना है, हमारे पास रिमेनिंग टाइम है दैट इज योर 10 माइनस ऑफ 10/3, दैट इज 20/3 सेकंड। तो हम इसकी वेलोसिटी एस्टिमेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। तो v कितना है मेरे पास, एस्टिमेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज -4 एंड टाइम इज योर 20/3, तो इट्स वेलोसिटी v दैट इज इक्वल्स टू -80/3 मीटर्स पर सेकंड। तो एक तो आपसे ये वेलोसिटी पूछा हुआ है, माइनस इसलिए क्योंकि राइट डायरेक्शन प्लस है तो इसकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो अब हम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए इस इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहले हम इसका डिस्प्लेसमेंट एस्टिमेट कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एस्टिमेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं डेल्टा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डेल्टा x इक्वल्स टू ut, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हाफ माइनस ऑफ 4 इंटू t स्क्वायर, दैट इज 20/3 होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है डेल्टा x2 बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरे पास, -2 इंटू योर 400/9, तो योर डेल्टा x2 दैट इज इक्वल्स टू -2
800/9 मीटर्स। माइनस क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमें टोटल डिस्टेंस एस्टिमेट करना है, तो अगर हम इसको डेल्टा x1 बोल देते हैं, ये जो इधर गया था, तो ये लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड और ये लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, इन दोनों को ऐड करके हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा इन दोनों को ऐड करने से। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डेल्टा s इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस mod of delta x2. This is the length of the path covered. The total distance traveled is your 100/3, वो पहले distance travel कर चुका है, plus 800 divided by 9. तो simplify करने पर ये हमारे पास आ रहा है 1100/9 meters. ओके, तो ये total distance traveling है। और इसकी जो आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी दैट इज -80/3 मीटर्स पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।